Hey everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. So our today's topic is evidences from embryology. हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए जो एविडेंसेस होना चाहिए थे उसको देख रहे थे, जिसमें से 9th हेडिंग जो होनी चाहिए आज, जो कि लास्ट हेडिंग है, उसको देख रहे हैं हम। जो एविडेंसेस रहने वाले लास्ट, वो हम आज देखने वाले। सो स्टार्ट करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी के साथ। सो अगर आप ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हो तो इसमें एरिया ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो है, पूरा एरिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस रखता है या फिर इंपॉर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं, अगर आप सिंपल बात करें तो। क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी में हमें ऐसे प्रूफ मिलते हैं कहीं ना कहीं कि वो ये प्रूफ करें कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है एज पर दी साइंटिस्ट। इसमें जो पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, जिनका नाम यहाँ आपके सामने लिखा हुआ भी है। तो अर्नस्ट हैकेल जो थे, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सबसे ज्यादा कोशिश की थी कि जैसे तैसे ये प्रूव कर दें कि एम्ब्रियोलॉजी जो है उससे हमें ये प्रूफ मिल जाते हैं कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ होगा। सो अर्नस्ट हैकेल ने क्या करा, बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिचुलेशन थ्योरी जो थी उसको दिया। अब इसकी थ्योरी क्या है वो भी हम समझेंगे डिटेल में कि ये थ्योरी क्या कहती है और क्या क्या इसकी डिटेल्स वो भी देखेंगे। तो अगर हम कहीं ना कहीं थोड़ा एक बेसिक नॉलेज ले पहले, तो अगर आप देखोगे कि जो एडल्ट्स होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे आप फ्रॉग का एग्जांपल ले लो, चलो फ्रॉग का नहीं लेना है तो रैबिट या मैन के ही ले लो, बहुत ज्यादा करीब भी एक दूसरे के। रैबिट का एडल्ट फॉर्म अगर आप देखोगे तो रैबिट कैसे दिखता है ये आपको भी पता है। उसी तरह से मैन का अगर एडल्ट फॉर्म जो है अगर हम उसको देखेंगे तो ये भी हमें पता है कि उसका इमेज किस तरह से फॉर्म होगा। लेकिन दोनों पूरी तरह से कंप्लीटली डिफरेंट है, डिसिमिलर है। रैबिट बिल्कुल अलग दिखाई देता है, छोटा सा होगा, व्हाइट कलर के फर वाला होगा। वहीं जो मैन होगा वो बिल्कुल अलग होगा, बड़ा सा होगा। या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स कंपैरिजन अगर हम करते हैं रैबिट्स के साथ तो बिल्कुल चेंज दिखाई देंगे, बाहर से उनको देखेंगे तो एडल्ट फॉर्म में तो पूरी तरह से डिसिमिलर रहेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों की डेवलपमेंटल स्टेजेस देखते हो, जो कि उनके एम्ब्रियोलॉजी की बात अगर हम करें या एम्ब्रियोनिक टाइम की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे दोनों जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो बहुत कुछ सिमिलर दिखाई देगी। इनफैक्ट आप ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा सकते हो वहां पर कि कौन सा रैबिट है इनमें से और कौन सा ह्यूमन है। सो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिस तरह से ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है और उसी की एडल्ट फॉर्म में वो जैसा दिखाई देता है वो कुछ हद तक डिफरेंट होते हैं। इससे हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि या पता लगा सकते हैं, डिस्टिंग्विश तो नहीं कहना चाहिए, पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक लेवल पे अगर ऑर्गेनिज्म सेम थे पर बाद में वो डेवलप होके बड़े होकर अलग हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं हद तक इवोल्यूशन हुआ होगा और हमारे कॉमन एंसेस्टर्स पीछे जाके सेम रहे होंगे। इससे ये एविडेंस निकाला गया। तो ये आपको पहला बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम शो करती हूँ आपको। तो आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर ये मैन है, यहाँ रैबिट और बर्ड्स, सेलेमेंडर और फिश। अब इन सब की ये तो थोड़ा से फिर भी बड़े होने वाली स्टेजेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस की यहाँ पर फिर भी थोड़ी लास्ट टाइप की स्टेज दिखाई गई है। लेकिन अगर आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर देखोगे तो सभी के एम्ब्रियोस बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। आप बता सकते हो कि इनमें से रैबिट कौन सा है, सेलेमेंडर यानी फिशेस कौन सी है, सेलेमेंडर कह रही हूँ, सॉरी फिश को, फिशेस कौन सी है, सेलेमेंडर कौन सा है, बर्ड्स कौन सी है, रैबिट कौन से हैं, मैन कौन सा है, इनमें से आप पहचान ही नहीं सकते हो। धीरे धीरे जब वो एडल्ट फॉर्म में आने लगते हैं तब वहां जाके हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। बाकी ऊपर तो कोई इनमें कहना चाहिए डिसिमिलरिटी है ही नहीं, सभी सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको यहाँ समझना है। सो एक पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में सभी ऑर्गेनिज्म कई हद तक सिमिलर रहते हैं, बल्कि पूरी तरह से आप सिमिलर कह सकते हो। लेकिन अडल्ट फॉर्म में अगर आप उनको देखोगे तो वो डिसिमिलर हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर बेसिकली। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ क्लियर हो रही होगी। इसके बाद अगर हम आगे की और डिटेल्स की बात करें तो हर मल्टी सेल्यूलर एनिमल को अगर हम देखते हैं तो जनरली वो जाइगोट से ही फॉर्म होता है। जाइगोट कैसे बनता है, जो मेल गैमेट रहता है और जो फीमेल गैमेट रहता है उनका फ्यूजन होगा, यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो ये एक तरह की डिस्टिंक्ट सिमिलैरिटी भी बना देता है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में भी बने वो सारी चीजें। अगर हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में बात, अगर अलग अलग तरह के आप डिफरेंट ग्रुप्स देख रहे हो एनिमल्स की, मान लो कि एक ग्रुप है आपने देख लिया बर्ड्स का, दूसरी तरफ आप देख रहे हो मैमल्स का ग्रुप, मान लो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि ऐसा एग या ऐसा ओवम जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो कैसा नजर आता है, वो एक ए सेल्यूलर प्रोटोजोन की तरह नजर आता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस फीमेल गैमेट की ही बात करूं जिसका फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ होगा, इस ओवम को ही देख लूं, तो ये जो ओवम है एक ऐसा नजर आएगा, एक ए सेल्यूलर यानी बिना सेल वाला प्रोटोजोआ।
ऐसा शो आता है उसका वहां पर। वहीं जो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, धीरे धीरे यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट पहले तो वो भी एक जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, फिर उसमें क्लीवेज होगा, वो बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होते होते बड़े बड़े उसमें कहना चाहिए स्टेजेस आएंगी, क्लीवेज फॉर्म होगा, प्रिमिटिव मेटोजोआ जैसा पहले तो नजर आएगा वो, धीरे धीरे उसमें ब्लास्टुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज आएगी जैसे कि एक सीलेंट्रेट एनिमल होता है, फिर उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज आएगी जैसे कि एक प्लेटीहेल्मिन्थ होता है। इस तरह से वो बड़ा होता जाएगा और वो एक डिफरेंट स्टेज पर पहुंच जाएगा। इस तरह से जाइगोट डेवलप करेगा, आपको ये समझना है यहाँ पर। लेकिन जो अर्लियर डेवलपमेंट था इन सभी एनिमल्स का वो फिर भी सिमिलर ही था। जैसे कि हमने यहाँ अभी डायग्राम भी देखा हमने कि अगर अर्लियर डेवलपमेंट देखे हम एनिमल्स का तो सभी का सिमिलर था, लेकिन डाइवर्जेंस कैसे शुरू हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ, डेवलपमेंट आता गया, डिफरेंट ग्रुप्स में अलग अलग डेवलपमेंट आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या कहा कि क्लीवेज के बाद सबसे पहले प्रिमिटिव मेटाजोआ जैसी स्टेज आती है। अगर मेटाजोआ ही रहना है तो उसके आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला बनता है, तो ब्लास्टुला गैस्ट्रुला सीलेंट्रेट एनिमल्स में देखने को मिलता है। अगर सीलेंट्रेट एनिमल है तो उसके आगे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन मान लो कि उसको प्लेटीहेल्मिन्थ बनना है तो फिर उसके अंदर क्या होगा, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला के बाद उसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक स्टेज आएगी तो वो प्लेटीहेल्मिन्थ बन जाएगा। लेकिन वो भी नहीं बनना तो और डेवलपमेंट होगा। इस तरह से डेवलपमेंट अगर जैसे भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी तरह से उसमें डेवलपमेंट होता जाता है। तो इससे ये सारी चीजों से ये बहुत ज्यादा सर्टेन हो जाता है कि जो स्टडी होती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, डिफरेंट स्टेजेस जो रहती है डेवलपमेंट की, अगर हम किसी भी एनिमल में देखते हैं वो किससे रिलेटेड होती है, उनकी स्ट्रक्चरल स्टेजेस उनके एंसेस्टर की जैसी रही होगी वैसी होती है। तो आपको ये समझना है कि पीछे जाके सभी के एंसेस्टर्स सेम रहे होंगे। अब यहाँ पर ये वाली बातें तो हमने ही लिख रहा है कि वो पहले प्रिमिटिव मेटाजोआ जैसा दिखता है, फिर उसमें ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेज आती है, देन वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, जब वो प्लेटीहेल्मिन्थ जैसा हो जाता है। ये बातें आपको भी पता है, तो अगर चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें, खुद से भी हम नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए वो है वॉन बेयर्स लॉ। वॉन बेयर्स लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा सारा फोकस इसी पे आपको समझाने। सो वॉन बेयर्स लॉ का कंसेप्ट अब हम लोग समझते हैं। एक सेकेंड, ओके। अब अगर हम देखें जितने भी अभी तक आपने स्टडीज पढ़ी हो अगर एम्ब्रियोलॉजी की, या फिर अभी ऊपर भी हम जो बातें कर रहे थे, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस सिमिलर होती है, एडल्ट स्टेजेस डिसिमिलर होती है, इन बातों को भी अगर हम देखते हुए बात करें तो एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आए थे जिनका नाम था वॉन बेयर। उनका टाइम पीरियड था 1792 टू 1876। उन्होंने एक व्यू दिया कि जो एम्ब्रियोज होते हैं हायर ग्रुप्स एनिमल्स के, वो सिर्फ कहना चाहिए एम्ब्रियो की स्टेज पे ही सिमिलर हो सकते हैं, लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स से सिमिलर। सो अगर आप अभी जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जहां मैंने अनस्टैकल का जो है थ्योरी उसमें कहा था हम बायोजेनेटिक लॉ या फिर रिकैपिचुलेशन थ्योरी देखेंगे, वो सिर्फ एक नॉर्मल सा पॉइंट था। अगर आप ये सब समझ रहे कि वो एम्ब्रियोनिक बातें, सिमिलर वाली, एडल्ट वाली, डिसिमिलर वाली बातें वो जो है वो अनस्टैकल ने की, पहले तो उसको क्लियर करना जरूरी है। अनस्टैकल ने वो बात नहीं की थी, उनका लॉ अभी हम देखेंगे। अब वॉन बेयर लॉ ने क्या करा, ये जितनी भी थ्योरीज चल रही थी उसी सब चीजों को मिलाकर एक अपनी थ्योरी बना ली। क्या कहा उन्होंने कि जितने भी हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं उनको अगर आप देखोगे उनके एम्ब्रियो की स्टेज के ऊपर तो सभी सिमिलर नजर आएंगे, वहीं उन्हीं एनिमल्स को आप उनके एडल्ट फॉर्म में देखोगे तो वो सिमिलर नजर नहीं आएंगे। जो थ्योरी अभी तक हम ऊपर पढ़ रहे थे उसी चीज को वॉन बेयर्स लॉ ने अपनी थ्योरी में ऐड कर दिया। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को जिस तरह से मेंशन करा, आप एक एक करके प्रिंसिपल समझिए। 3 प्रिंसिपल्स बेसिकली उन्होंने कहीं हद तक दिए थे। पहला कहता था कि जब डेवलपमेंट होता है तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के वो डेवलप होते हैं, और ये स्पेशल कैरेक्टर से पहले डेवलप होते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे वॉन बेयर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मान लो कोई एम्ब्रियो का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, इस जगह पर मान लो डेवलपमेंट उसका हो रहा है। अब इस डेवलपमेंट के टाइम पर जितने भी एम्ब्रियोज है, एक एम्ब्रियो बन रहा है फिश का, एक एम्ब्रियो बन रहा है ह्यूमन का, एक एम्ब्रियो बन रहा है बर्ड का, ठीक है। ये 3 अलग अलग तरह के एनिमल्स के एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें से जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में कॉमन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फिशेस, ह्यूमंस और बर्ड्स, इनके जो कॉमन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स, वो सबसे पहले डेवलप करते हैं। फर्स्ट डेवलप कॉमन कैरेक्टर सबसे पहले डेवलप करते हैं, और उसके बाद कौन सी चीजें डेवलप करती है, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि उनको बाद में ले जाकर डिफरेंशिएट करवा देंगे, वो कैरेक्टर्स बाद में वहां पर डेवलप करते हैं। सो अगर आप वॉन बेयर्स के लॉ को लिखना चाहते हो तो पहला लॉ लिखिएगा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट द कॉमन कैरेक्टर्स
of the different groups of animals develop earlier their special characters. उनके स्पेशल कैरेक्टर से पहले उनके कॉमन कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं. जैसे फिश, ह्यूमन, बर्ड्स में क्या कॉमन कैरेक्टर है कि तीनों ही ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं. तो जितने भी कॉर्डेट्स के फीचर्स होते हैं, जैसे कि पोस्ट एनल टेल हो गई, गिल स्लिट्स होते हैं उनके शुरुआती स्टेजेस में, वो हो गए. उसके बाद उनकी पोस्ट एनल टेल हो गई. फिर वर्टिब्रल कॉलम जो होगी, अगर वो डेवलप करनी है तो वो उसके लिए जो पहले शुरुआत में कॉर्डा आ जाती है वो आना. ये सारी चीज आपको कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स खुद भी पता होंगे. जितने भी हो सकते हैं 4 कैरेक्टर्स वैसे कहे जाते हैं जो कि स्पेशली होते हैं. तो डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड हो जाती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो जाते हैं, पोस्ट एनल टेल हो जाती है. इस तरह के कैरेक्टर्स वो सबसे पहले इनके अंदर डेवलप होंगे. आई एम सॉरी. उसके बाद ये तो पहला लॉ हो गया. उसके बाद लॉ नहीं कहना चाहिए, प्रिंसिपल कह सकते हैं हम लोग. सो फिर दूसरा प्रिंसिपल कहता है वॉन बेयर्स लॉ का, कि जो लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि फिश के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, ह्यूमन में कुछ कैरेक्टर्स और बर्ड्स में कुछ कैरेक्टर्स है, जिसमें सिमिलैरिटी बहुत कम है, बिल्कुल कमी से अगर उनमें मिलते हैं, तो अगर उनका डेवलपमेंट होना है या उनका फॉर्मेशन होना है तो वो सिमिलर कैरेक्टर से ही बनेंगे, जिसको हम कॉमन कैरेक्टर्स कहते हैं. पहले कॉमन कैरेक्टर्स आएंगे जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स रहेंगे. उन सिमिलर कैरेक्टर्स के बनने के बाद ही लेस सिमिलर कैरेक्टर्स बन सकते हैं. ये समझाना है आपको यहाँ पर. अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो जो डिफरेंट वाले कैरेक्टर्स है वो और डेवलपमेंट में आते जाते हैं, टिल दी एंड आते जाते हैं. और जब तक स्पेशल कैरेक्टर अपीयर करते हैं तब तक वो वहां पर चेंजेस चलते रहते हैं. फिर जैसे ही पहला कैरेक्टर आता है जिससे कि क्लास बनती है, उसके बाद ऑर्डर बनने वाले कैरेक्टर्स आते हैं, फैमिली बनने वाले कैरेक्टर्स आते हैं, और डिफरेंशिएशन आना है तो जीनस वाले कैरेक्टर्स आते हैं, देन स्पीशीज वाले कैरेक्टर्स आते हैं. ये आपको यहाँ पर समझना है. तो हो क्या रहा है कि लेस सिमिलर कैरेक्टर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिमिलर कैरेक्टर्स एंड दे कीप ऑन डेवलपिंग टिल द एंड और टिल द स्पेशल कैरेक्टर्स अपीयर. तो ये बात आपको समझनी कि पहले तो सिमिलर वाले आ जाएंगे, सिमिलर, ये सिमिलर वाली बात होगी. उसके बाद डिसिमिलर कैरेक्टर्स स्टार्ट होते हैं आना. डिसिमिलर कैरेक्टर्स जब तक डेवलप होते जाएंगे जब तक कि पूरे उनके स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ जाए. स्पेशल कैरेक्टर्स होने तक डिसिमिलर कैरेक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं. और फिर धीरे धीरे क्लास का फॉर्मेशन, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सबके रोल प्लेज आ जाते हैं. ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल. थर्ड प्रिंसिपल की बात करते हैं. थर्ड प्रिंसिपल क्या है? थर्ड प्रिंसिपल उनका कहता था कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है स्पीशीज ऑफ अ हायर ग्रुप की, हायर ग्रुप जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आप स्पीशीज को देखोगे और उन स्पीशीज के आप एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को देखोगे तो वो ऐसी नहीं होती जैसे कि एक एडल्ट हो सकता है लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल का, बट लाइक इट्स एम्ब्रियो, लेकिन उसके एम्ब्रियो के जैसी हो सकती है. तो आपको क्या समझना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ अ स्पीशीज, कुछ लोग इसको स्पीसीज भी कहते हैं, दोनों फाइन है, कुछ भी कह सकते हो. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ हायर ग्रुप is not like the adult of the lower group of animals, but like its embryo. ठीक है. तो लास्ट जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर वो यही कहता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है स्पीशीज की, हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं, इज नॉट लाइक द एडल्ट ऑफ द लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स. लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की तरह नहीं नजर आएगी, उनकी जो एडल्ट फॉर्म होगा उसकी तरह नहीं नजर आएगी, पर उसके एम्ब्रियो की तरह नजर आएगी. सो हायर ग्रुप और लोअर ग्रुप एनिमल्स जो हैं उनके एम्ब्रियो सेम होते हैं. उसी पॉइंट को मैं शुरू में भी आपको बता चुकी हूँ. वॉन बेयर ने क्या करा, तो जो बातें पहले से ही चल रही थी उसी की थ्योरी बना दी थी. तो वही बातों को 2-3 तरह से अलग अलग घुमाकर कह दिया और उनकी थ्योरी तैयार हुई है इसी तरह से. तो हम लोग उनकी बुराई नहीं कर रहे, बेसिकली हमारी थ्योरी हमें मन में लर्न हो जाए उसके लिए हम समझ रहे कि जो नॉर्मल पॉइंट्स है उसी को उनको 3 तरह से कहा था उन्होंने, वॉन बेयर ने. तो ये वॉन बेयर के लॉज थे. अब इसके बाद बात करते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी या फिर बायोजेनेटिक लॉ की. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं. अब रिकैपिचुलेशन थ्योरी किसने दी थी, बायोजेनेटिक लॉ जिसको हम कहते हैं, वो किसने दिया था आपको पहले से पता है, अर्नस्ट हैकेल ने दिया था. फेमस जर्मन बायोलॉजिस्ट थे. हैकेल का टाइम पीरियड अगर नोट करना चाहते हो अपने नोट्स में तो 1834 से 1915 का टाइम पीरियड उनका कहा जाता है. उन्होंने एक लॉ को एस्टेब्लिश किया था और लॉ ऑफ जो एक्सेप्शनल यूनिफॉर्मिटी होता है वही लॉ कहीं ना कहीं इनकी लॉज के साथ ऑपरेट करता था. और उन्होंने क्या करा,
डेवलपमेंट हिस्ट्री एनिमल की जो हो सकती है और लाइफ हिस्ट्री जो हो सकती है किसी एनिमल की, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए काम करा था। तो आपको एनिमल हिस्ट्री या फिर एनिमल की लाइफ हिस्ट्री और उसकी जो डेवलपमेंट हिस्ट्री, उसको बेसिस पे लेते हुए इसको याद रखना है। तो ये बातों को शुरू करते हैं। इसको हम हैकल्स बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं या फिर थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन भी कहते हैं। इस लॉ ने, अगर हम इस लॉ को देखते हैं तो उसको ब्रीफली अगर स्टेट करना होगा तो ब्रीफली स्टेट करने का तो मैटर अलग बनेगा, लेकिन अगर आपको शॉर्ट वे में इसको समझना है तो आप याद रख सकते हो ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स दी फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी भी आप लिख सकते हो। तो सिंपल पहला पॉइंट जो इस लॉ का लिखोगे आप आपकी कॉपीज में, वो लिखोगे ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। और ये पहले भी चैनल में मैंने किसी एक वीडियो सेगमेंट में इसको एक्सप्लेन करा है, बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिचुलेशन थ्योरी आप कह सकते हो। तो हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको आगे समझ। अब पहली बात आती है कि ऑन्टोजेनी और फाइलोजेनी क्या होता है। तो ऑन्टोजेनी का मतलब होता है कि जब कुछ ऐसी स्टडी या ऐसी चीजें जो कि एसोसिएटेड होती है, जिसमें एग के बनने से लेकर एडल्ट स्टेज किसी एनिमल की आ रही है, तो वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एग से एडल्ट तक की स्टेजेस जो होती है हम उसको देखते हैं। वहीं अब फाइलोजेनी क्या होती है। सो फाइलोजेनी इलस्ट्रेट करती है पूरी लाइफ ऑर्गेनिज्म की, होल लाइफ। ठीक है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं एम्ब्रियो से रिलेटेड बातें हो रही है। यहाँ पूरी फुल लाइफ उसकी कैसी रहेगी, ओल्ड स्टेज तक भी, सब चीजों को आप फाइलोजेनी में देखोगे। तो ये दो को तो पहले समझना जरूरी था। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या होता है, ये लॉ कहता है कि जो फाइलोजेनी या फिर डेवलपमेंट हिस्ट्री है स्पीशीज या फिर किसी भी एनिमल की, उसको आप अगर ऑब्टेन कर रहे हो तो वो उसकी लाइफ हिस्ट्री या फिर ऑन्टोजेनी से ही आपको मिलेगी। यानी कि जो फाइलोजेनी है वो इस ऑन्टोजेनी को ही कहीं ना कहीं रिपीट करती है। तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होने वाली चीजें कुछ है नहीं, वैसे ज्यादा कुछ, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में बातें की। अब नॉर्मल बातें करते हैं, तब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी बायोजेनेटिक लॉ में ऑन्टोजेनी फाइलोजेनी को अभी तक आपने जो समझा है, इसमें सिंपल शब्दों में अगर आप उसकी बात करोगे तो ऑन्टोजेनी होती है लाइफ हिस्ट्री, जिसमें एग से लेकर अडल्ट बनने की जो चीजें होती है उसको आप याद रख सकते हो। फाइलोजेनी में आप याद रखो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसको समझने के लिए हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले तो सब कुछ क्लियर होगा, जिससे कि अगर हम बात करें कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, एक ऑर्गेनिज्म है डेवलप कर रहा है, तो जब उसकी जो कहना चाहिए ऑन्टोजेनी वाला टाइम चल रहा होगा, उसकी लाइफ हिस्ट्री वाला टाइम आप देखोगे, तो जब वो छोटे से जो भी डेवलप होकर बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म बनता है, तो वो इस छोटे से बड़े होने के टाइम पर इस तरह से छोटे से बड़ा बनेगा जैसे कि एक उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही हो। यानी कि उसके जो एंसेस्टर्स होंगे वो किस तरह से डेवलप हुए होंगे या उसके एंसेस्टर्स कैसे रहे होंगे, वैसा वो भी अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फ्रॉग्स की, ये तो हम सभी को पता है, ऐसा कहा जाता है जितने भी एनिमल्स हैं सभी किससे डेवलप हुए, फिशेज लाइक एंसेस्टर से। तो फ्रॉग के एंसेस्टर कौन हो गए, फिशेज हो गए। तो फ्रॉग में जब उसका ऑन्टोजेनी वाला टाइम चलता है तो फ्रॉग खुद ब खुद डायरेक्ट फ्रॉग नहीं बन जाता, बल्कि उससे पहले एक स्टेज आती है जिसको हम टेडपोल स्टेज कहते हैं। और जब वो टेडपोल रहता है, ये फ्रॉग जब टेडपोल के फॉर्म में रहता है, तो वो टेडपोल क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टेडपोल ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर गिल्स भी हैं, ये स्विम भी कर रहा है, तो इसके पास गिल्स और स्विम है। तो ये टेडपोल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रॉग जो है, इसका जो एंसेस्टर पीछे जाकर रहा होगा वो कौन रहा होगा, फिशेज रही होगी। तो टेडपोल किससे रिजेंबल कर रहा है, किसके सिमिलर दिखाई दे रहा है, फिशेज के सिमिलर नजर आ रहा है। और फिर वो टेडपोल से बाद में बन जाता है फ्रॉग। तो ये कहा जाता है कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। यही रिकैपिचुलेशन थ्योरी का मेन फोकस है कि जो ऑन्टोजेनी रहेगी वो ऐसे अपने आप को तैयार करेगी जैसे कि फाइलोजेनी हुई होगी। किस तरह से फिशेज से फ्रॉग बने होंगे उसको अगर आपको देखना है तो आपको ऑन्टोजेनी को देखना होगा। यही थ्योरी है। अगर मैं प्लांट्स में भी एक छोटा एग्जांपल लेके समझा दूं आपको, तो प्लांट्स में क्या कहा जाता है कि कॉमन एंसेस्टर पीछे जाकर कौन रहा होगा, वो रहे होंगे एल्गी या फिर फिलामेंटस एल्गी भी आप कह सकते हो। तो एल्गी रही होगी एंसेस्टर। तो अब क्या होता है, जब हम प्रोटोनेमा का अगर आपने नाम सुना होगा, वैसे हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं बट स्टिल अगर फिर भी समझें तो प्रोटोनेमा जो होता है, प्रोटोनेमा का ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में अगर आप देखोगे डेवलपमेंट वाला प्रोसेस पूरा, तो आप देखोगे कि एल्गी की तरह नजर आएगा। तो एल्गल एंसेस्ट्री को देखने के लिए प्रोटोनेमा का रोल प्ले होता है। उसी तरह से फ्रॉग्स को अगर देखना है और फ्रॉग्स की फाइलोजेनी को देखना है तो उसके अंदर टेडपोल को हम देखते हैं, क्योंकि ऑन्टोजेनी जो है वो क्या रिपीट कर रही है, फाइलोजेनी रिपीट कर रही है।
तो आई होप यहाँ पर पूरी तरह से रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। इस थ्योरी को जो भी हमने यहाँ पर कहा, ऑन्टोजेनी को आप एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेट कर सकते हो, लाइफ हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो, आपके हाथ में है और समझने के लिए। देन ये रिपीट करती है फाइलोजेनी को। फाइलोजेनी को आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कह सकते हो, होल लाइफ कह सकते हो, आपके हाथ में, आप जिस तरह से उसको याद रखना चाहो। एक चीज और लास्ट में मैं यहाँ पर कहूंगी कि कुछ ऐसे कहना चाहिए प्रूफ हमें मिलते हैं कि कहा जाता है कि जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी थी ओरिजिनली, ये रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी थी मुलर ने। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मुलर। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे आपको कि रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी थी मुलर ने, MULLER। मेरा यू अच्छा दिख नहीं रहा है, ए जैसा नजर आ रहा है, बट स्टिल आप उसको यू लिखेंगे। सो म्यूलर जो थे, मुलर, उन्होंने रिकैपिचुलेशन थ्योरी थी और उन्होंने कहा था कि ऑन्टोजेनी जो है वो रिकैपिचुलेट करती है फाइलोजेनी की। और अर्नस्ट हैकेल ने क्या करा था, इसी थ्योरी को और डिटेल में समझाते हुए जो नया लॉ दिया था उसको कहा था बायोजेनेटिक लॉ। लेकिन हम बेसिकली दोनों को एक ही कह के समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है हर एनिमल का, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या रही होगी, और इस तरह से सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके बाद हम लोग लेमार्किज्म, डार्विनिज्म स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारा रिसेंट अभी चल रहा है, तो हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज में। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।